नमस्कार साथियों। हाल ही में भारत ने G20 सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला नेतृत्व वाले विकास यानी विमेन लेड डेवलपमेंट का विजन पूरी दुनिया के सामने रखा। इसी आधार पर महिला सशक्तिकरण को और मजबूत करने के लिए नए भारत की नई संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित कराकर अपनी प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय पूरी दुनिया को दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण एक राजनीतिक एजेंडा हो सकता है और कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण महज एक चुनाव जीतने का नारा और हथियार हो सकता है। लेकिन हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि एक मान्यता का सवाल है। देवगौड़ा जी, श्रद्धेय अटल जी और मनमोहन सिंह जी तक कई बार इस बिल को लाने की कोशिश की गई। इस पर भी प्रकाश डालूंगा। आइए सबसे पहले महिला आरक्षण के इतिहास पर नजर डालते हैं, इसके बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। पहली बार महिला आरक्षण बिल को एच.डी. देवगौड़ा जी की सरकार 12 सितंबर 1996 12 सितंबर 1996 को पेश करने की कोशिश की थी। उसके तुरंत बाद देवगौड़ा जी की सरकार अल्पमत में आ गई। देवगौड़ा सरकार को समर्थन दे रहे मुलायम सिंह यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी दोनों महिला आरक्षण बिल का जमकर विरोध कर रहे थे। फिर जून 1997 यानी जून 1997 में फिर इस विधेयक को पारित कराने का प्रयास हुआ। उस समय शरद यादव जी ने इस विधेयक का विरोध करते हुए क्या कहा था, आपको पता है? कहा था, क्या आप परकटी महिलाओं को सदन में लाना चाहते हैं? ये तो इनके विचार रहे हैं देश की मातृशक्ति के बारे में। इसके बाद 1998, 1999 और 2003 यानी 1998, 1999, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी महिला आरक्षण बिल को पास कराना चाहते थे, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पाई। फिर भ्रष्ट यूपीए की सरकार, जी हां, जिसका नया नाम घमंडिया गठबंधन है, उसने अपनी सरकार बचाने के लिए 2010 में महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में पेश किया। लेकिन फिर से मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव ने सरकार को समर्थन वापस लेने की धमकी दी। मार्च 2010 को राज्यसभा ने महिला आरक्षण बिल पास कर दिया और उस दिन राज्यसभा में मार्शल्स तक को बुलाना पड़ा था। अंतर देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये बिल 2/3 बहुमत से पास हुआ। जो लोग तब विरोध करते थे उन्हें भी आज मजबूरी में इसका साथ देना पड़ा। आपको मालूम है ये बिल विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण देगा, इसका महत्व क्या है? इस समय लोकसभा में 78 78 और राज्यसभा में 31 यानी 31 महिला सदस्य हैं। यानी लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 15% और राज्यसभा में 13% है। और अगर राज्य विधानसभाओं की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 14% यानी 14%, पश्चिम बंगाल में 13.7% यानी 13.7%, झारखंड में 12.4%, बिहार, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में महिला विधायकों की संख्या महज 10 से 12% यानी 10 to 12% है, जबकि आंध्र प्रदेश, हिमाचल, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना में महिला विधायकों की संख्या तो 10% से भी कम है। ये हालत है देश की आधी आबादी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की, इसलिए आवश्यक था महिला आरक्षण का बिल लाना। अब बात करते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम की। इस विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 239AA 239AA के तहत राजधानी दिल्ली की विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। यानी अब दिल्ली विधानसभा में भी 70 में से 23 सीट, यस 23 आउट ऑफ 70 सीट्स महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अन्य राज्यों की विधानसभाओं में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। संविधान के 3 तरह के सांसद आते हैं, जो सामान्य, एससी और एसटी वर्ग से आते हैं। आपको बताना चाहता हूं, इन तीनों वर्गों की महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। यानी देयर इज ए कोटा विद इन कोटा, कोटे के अंदर कोटे का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो लोकसभा या विधानसभा में सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, अगले चुनाव में वो महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं होंगी, बल्कि अन्य 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। इसके बाद जो तीसरा चुनाव होगा उसमें बची हुई 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस प्रकार से 3 चुनावों में महिलाओं को पूरे देश में बारी बारी राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा जाता है वो किया जाता है। जैसा अमित शाह जी ने कहा कि चुनाव के तुरंत बाद ही जनगणना और डिलिमिटेशन दोनों होंगे और बहुत जल्द ही वो दिन आएगा जब सदन में 1/3 माताएं बहनें बैठकर
देश का भाग्य तय करेंगी। मैं आशीष सूद, मोदी जी का सिपाही, अपने क्षेत्र पश्चिमी दिल्ली की सभी माताओं बहनों की ओर से मोदी जी को धन्यवाद देता हूं